दोस्तों, एग्रीकल्चर के इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, यानी कि फसल का प्रारूप क्या होता है, कितनी तरह की फसलें होती हैं और वर्ष के किन किन समय में, किन किन महीनों में और किन किन ऋतुओं में या मौसम में इन फसलों को बोया और काटा जाता है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने देश के बारे में और फसल पैटर्न के बारे में, फसलों के प्रारूप के बारे में। Various types of food and fiber crops, vegetables and fruits and spices etc. constitute some of the important crops grown in the country। यानी अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में खाने पीने की जो खाद्यान्न सामग्री है उसमें काफी विभिन्नताएं हैं, काफी डाइवर्सिटी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे देश में रेशे वाली फसलें भी होती हैं, सब्जियां भी होती हैं, फल भी होते हैं, मसाले भी होते हैं और इसी तरह की दूसरी खाद्यान्न फसलें भी उगाई जाती हैं। हमारा देश इन सभी चीजों को उगाने के लिए आत्मनिर्भर है, यानी कि इन सभी चीजों को हमें दूसरे कंट्रीज पर निर्भर नहीं रहना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना होता। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि कुछ इलाकों में इन तरह की चीजों को बड़ी मात्रा में उगाया जाता है और कुछ इलाकों में इनकी कमी महसूस होती है, लेकिन भारत के अंदर हर तरह के फल, सब्जी और खाद्यान्न का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन, रबी, खरीफ एंड जायद। आप सभी को पता है, बचपन में भी जो सोशल साइंस की किताबें होती थी हमने उसमें पढ़ा है कि 3 फसल सीजन होते हैं, 3 फसल चक्र होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। अब इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, कब से लेकर कब तक रबी, खरीफ और जायद फसलों का समय होता है, कब इनको बोया जाता है, कब काटा जाता है, एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस तरह की चीजों पर पूछा जाता है। फसलों पर आधारित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। बात करेंगे सबसे पहले रबी क्रॉप्स की, यानी कि रबी फसलों की। रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। सीधा सीधा हमें यहां पर याद रखने वाली जो चीज है हमारे लिए कि रबी फसलों को शीत ऋतु यानी कि शरद के मौसम में, ठंड के मौसम में, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर जब धीरे धीरे ठंड बढ़ती है उस सीजन में इनको बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु जो कि शुरू होती है आपकी अप्रैल से और जून तक जाती है, इनको उस समय सीजन में काटा जाता है। तो ये दोनों मंथ और इन मंथ के बीच का जो ड्यूरेशन है वो आपको याद रखना होगा रबी क्रॉप्स के लिए, यानी कि रबी फसलों के लिए। आगे बात करेंगे। सम ऑफ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, पियाज, ग्राम एंड मस्टर्ड। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फसल रबी फसलों में शामिल है, या इनमें से कौन सी फसल खरीफ फसलों में शामिल है या जायद फसलों में शामिल है। तो वहां पर आपको चाहिए कि आप एक लिस्ट तैयार करें जहां पर आप रबी की फसलों को एक तरफ, खरीफ की फसलों को एक तरफ और जायद की फसलों को एक तरफ नोट करते जाएं, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन फसल पर आधारित आएगा, क्रॉप पर बेस्ड आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप बिलोंग्स टू रबी क्रॉप, यानी कि इनमें से कौन सी फसल रबी क्रॉप से संबंधित है या रबी सीजन से संबंधित है। तो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। बात करेंगे इसी क्रम में। इन फसलों की बात की जाए तो भारत के किन एरियाज में, किन राज्यों में इन फसल की बहुलता देखने को मिलती है या कहां पर इन फसलों को उगाया जाता है, सबसे ज्यादा उच्च उत्पादन जो इनका है वो किन राज्यों में है। These crops are grown in large parts of India. States from the north to the northwestern parts such as the Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, उत्तर प्रदेश are important for the production of wheat and rabi crops। यहां पर wheat की भी बात की गई है, गेहूं की भी बात की गई है, रबी क्रॉप्स की भी बात की गई है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश के राज्य हैं जो कि आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, इन सभी राज्यों में रबी फसलों को और गेहूं की फसलों को मुख्य तौर पर उगाया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि इन सभी राज्य, ये सभी के सभी राज्य आत्मनिर्भर हैं, रबी क्रॉप्स के मामले में ही, गेहूं के मामले में। बात की जाए मैप के आधार पर हम यह भी समझेंगे कि किन राज्यों में जो गेहूं है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो जैसा कि आप यहां पर मैप में देख रहे हैं, मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज आप सभी के सामने हैं। आप नॉर्थ इंडिया की तरफ नजर दौड़ाइए तो उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम की तरफ जो भी राज्य हैं वो बड़ी मात्रा में, यहां पर जो भी आपको डार्क एरिया दिख रहा है वो ऐसे राज्य है जो कि रबी फसलों का उत्पादन करते हैं काफी बड़ी मात्रा में, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान का कुछ इलाका हो और मध्य प्रदेश का कुछ इलाका हो। ये सभी के सभी राज्य रबी फसलों के उत्पादन में आगे हैं और गेहूं प्रोडक्शन में भी आगे हैं। इसी क्रम में एक और चीज समझेंगे कि रबी फसलों की जो उत्पादकता है काफी बढ़ चुकी है, काफी बड़ी मात्रा में इन फसलों को भारत के अन्य राज्यों में या दूसरे राज्यों में उगाया जाता है।
तो इसकी सफलता का श्रेय किसे जाता है? तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ द राजस्थान हैज आल्सो बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द रबी क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि हम इससे जस्ट पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 9 में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, हरित क्रांति के बारे में। और वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपको आंसर देना है नॉर्मन बोरलॉग। एंड हु वाज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, भारतीय हरित क्रांति की बात की जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन साहब। वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था, एक बार आप सभी को रिकैप करा देते हैं, रिवाइज करा देते हैं कि हरित क्रांति की जो शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई थी? तो आंसर आपको पंजाब लगाना है। शुरुआती स्तर पर गेहूं और चावल के जो बीज थे उनको HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। तो यहां पर रबी फसलों की बात हो रही है और उनकी जो उत्पादकता बढ़ने की बात है, उनकी बड़ी मात्रा में जो रबी फसलें उगाई जाती हैं नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, उसका श्रेय ग्रीन रेवोल्यूशन को भी जाता है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। अब बात करेंगे खरीफ फसलों की। इनका टाइम पीरियड क्या होता है, कब इनको बोया जाता है, कब इनको काटा जाता है, और कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं जो कि खरीफ फसलों की कैटेगरी में आती हैं। Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country and these are harvested in September to October। यानी कि सीधी सी बात है, इनको बोया जाता है जब मॉनसून की शुरुआत होती है, मॉनसून का आगमन होता है, बारिश का मौसम आने वाला होता है, तब इन फसलों को बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर तक इनको काट लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इनका टाइम पीरियड क्या होगा बोने का और काटे जाने का। अब कौन कौन सी फसलें हैं जो इनके अंतर्गत आती हैं, एक एक करके देखेंगे। Important crops grown during this season are paddy, maize, ज्वार, बाजरा, तूर जिसे अरहर दाल भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट एंड ग्राउंड नट एंड सोयाबीन। ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि मुख्य फसलें हैं खरीफ फसलों में। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको फसलों के जो नाम है वो याद रख लेने हैं, तो आप दूसरी लिस्ट तैयार कीजिएगा। उसमें खरीफ की जो फसलें हैं जो कि मॉनसून के आगमन पर बोई जाती हैं और अक्टूबर सितंबर के आसपास काट ली जाती हैं, उनकी लिस्ट आप सभी के सामने है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल के तौर पर काउंट होती है, तो वहां पर ये आप आंसर करेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसलों की बात करेंगे तो उनसे जुड़ी एक और इंफॉर्मेशन आप सभी के सामने है कि असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो पैडी क्रॉप्स होती हैं, धान की जो फसलें होती हैं, उनमें 3 ऐसी फसलें हैं जो जरूर बोई जाती हैं। तो इनके नाम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहले राज्यों के नाम असम है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है। यहां पर धान की 3 फसलों के नाम आपको याद रखने हैं जो कि बोई जाती हैं और नाम है आस, अमन और बोरो। तो आस, अमन और बोरो, इनमें से किस तरह की फसलों के नाम हैं या किन फसलों को कहा जाता है? तो वहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा धान की फसल यानी कि पैडी क्रॉप्स। आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजों के बारे में भी समझेंगे। रिसेंटली पैडी हैज आल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अगर समय के साथ बदलते परिवेश की बात करें, बदलते हुए कृषि सिस्टम की बात करें, एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करें, तो पंजाब और हरियाणा चावल के उत्पादक के तौर पर, चावल या पैडी क्रॉप्स के प्रोड्यूसर के तौर पर काफी बड़े राज्य उभर कर आए हैं, जैसे कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो आप इन राज्यों को भी पैडी क्रॉप्स में जो प्रोडक्शन है, उनमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उनमें इन्हें 2 राज्यों को भी काउंट करेंगे। तो याद रखिएगा कि हाल ही के दिनों में पंजाब और हरियाणा में काफी बड़ी मात्रा में चावल का उत्पादन हो रहा है। चलिए, मैप के माध्यम से यह भी समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर चावल भारत में उगाया जा रहा है। तो जैसे कि आप यहां पर मैप में देख पा रहे हैं, जो आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, उसके अलावा बिहार का इलाका है, आपका वेस्ट बंगाल का इलाका है, असम का इलाका है जो कि ब्रह्मपुत्र के मैदानों के आसपास का जो इलाका है। इसके अलावा अगर हम जाते हैं, उड़ीसा है आपका, और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके हैं। साउथ में अगर हम लोग जाते हैं तो तमिलनाडु के कुछ इलाके हैं। तो ये जो पूरी आपको बेल्ट नजर आ रही है, इन पूरी बेल्ट में यहां पर चावल की खेती की जाती है। मैप के माध्यम से समझने का प्रयास केवल इतना ही है कि भारत के कितने बड़े इलाके में चावल की खेती होती है। और इससे पहले जब हमने गेहूं की बात की थी, वीट की बात की थी, तो वीट का जो एरिया था वो आपका सीमित था नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ। लेकिन पैडी क्रॉप्स की बात की जाएगी तो लगभग आधे से ज्यादा भारत में चावल उगाया जाता है, जैसा कि आपको यहां पर मैप में नजर आ रहा है। अब बात करेंगे तीसरे प्रकार की फसलों की, यानी कि जायद फसलों की। पहले बात करते हैं टाइम पीरियड की।
in between the Rabi and Kharif season, there is a short season during the summer months known as जायद season. यानी कि खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच का जो सीजन होता है, मौसम होता है, ऋतु होती है, उस सीजन में यहां पर जायद की फसलों को बोया और काटा जाता है. ये आपको यहां पर याद रखना है. नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं क्रॉप्स की, तो कौन कौन से ऐसे फल हैं या फसलें हैं जो कि उगाई जाती हैं जायद फसलों के तौर पर, तो उनके एग्जाम्पल आप सभी के सामने हैं. Some of the crops produced during Jayad are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. यानी कि जो तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, जो दूसरी सब्जियां हैं, और इसके अलावा चारा जो होता है वो भी इसी फसल के तहत काउंट होता है. और अगर हम बात करें जायद फसलों की, तो यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा कि जायद की फसलों में या उनके जो भी फल वगैरह होते हैं उसमें वाटर का जो कंटेंट है, पानी की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा होती है. तो जायद की फसलों के जो फल होते हैं उनमें पानी की मात्रा, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है अगर कंपेयर करते हैं हम लोग रबी और खरीफ की फसलों से. तो ये बात भी आपको यहां पर याद रखनी होगी. दोस्तों, बात करेंगे कल्चर की. आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर काफी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में विनी कल्चर, विटी कल्चर, इनके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है. पिछले लेक्चर की बात करें, लेक्चर नंबर 9 में, तो हमने टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में देखा था, यानी कि क्रांतियों के बारे में देखा था. हरित क्रांति है, ठीक है, श्वेत क्रांति है, व्हाइट रेवोल्यूशन है, इसके अलावा येलो क्रांति है, रेड रेवोल्यूशन है, पिंक रेवोल्यूशन है, ब्लैक रेवोल्यूशन है. अलग अलग तरह के जो रेवोल्यूशन थे, क्रांतियां थी, वो हमने देखी. एक नंबर पर क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में. और यहां पर अब बात की जाएगी कल्चर की, यानी किस तरह की खेती को क्या कहा जाता है, किस तरह के पौधों के उत्पादन को क्या कहा जाएगा, कौन सा कल्चर कहलाता है. इन सभी के जवाब इस सेशन में आपको मिल जाएंगे. अब बात करते हैं एक एक करके. सबसे पहले बात करेंगे एपीकल्चर की, तो आप इसे एपीकल्चर ही प्रोनाउंसिएट कीजिएगा. और यहां पर मधुमक्खी पालन होता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी मधुमक्खियों को पाला जाता है, ताकि जो हनी है यानी कि शहद है वो इकट्ठा किया जा सके और उसे सेल किया जा सके कॉमर्शियल पर्पज से. और मोम के लिए भी, जो आपका मोम होता है उसको भी वहां पर कलेक्ट किया जाता है. तो बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों के पालन को वहां पर एपीकल्चर कहा जाएगा. ठीक है, शहद के लिए और मोम के लिए हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं, और इसके लिए सरकार ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड कराती है. कई अलग अलग तरह के एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ताकि जो किसान है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि रोजगार नहीं पा रहा है या स्वरोजगार करना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है, वो इस तरह के जो कल्चर हैं उन्हें अपना सकता है ग्रामीण स्तर पर. अब बात करेंगे एक्वाकल्चर की. अब नाम से समझिएगा इसको. एक्वाकल्चर का मतलब है कि समुद्री एरियाज में जो भी जीव जंतु होते हैं उनको वहां पर उनका प्रजनन कराना, उनको पकड़ना, उनको सेल करना. जैसे कि आपके सामने लिखा ही है कि झींगा है, केकड़ा है, मछली है या कुछ अन्य. एक्वाकल्चर के तहत इनको पकड़ा जाता है, इनका प्रजनन कराया जाता है और मार्केट में सेल किया जाता है. क्योंकि जो समुद्री जीव है, जितने भी समुद्री जीव हैं, उनको कहीं ना कहीं एज अ नॉन वेजिटेरियन उनको परोसा जाता है, उनका भोजन निर्माण होता है. और अलग अलग तरह के और भी दूसरे कारण हैं. मेडिसिन सेक्टर की बात करें तो अलग अलग जीव जंतुओं के शरीर से निकलने वाला जो तेल होता है, दूसरी चीजें होती हैं, वो मेडिसिन सेक्टर में यूज की जाती हैं. तो एक्वाकल्चर के तहत समुद्री जीवों का प्रजनन, उनको पकड़ना और उनको बेचना, पूरा इसमें शामिल होता है. नेक्स्ट है आपके सामने पिसीकल्चर. अब पिसीकल्चर का मतलब होता है मछली पालन या मत्स्य पालन. आप समझ गए होंगे, भारत जैसे देश में, जहां पर भारत का अगर नक्शा हम लोग देखते हैं तो भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और समुद्र के एरिया में, समुद्री किनारों पर भारत के जो लोग हैं रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग समुद्री जीवों को अपना आहार बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं. तो मछली को काफी बड़े पैमाने पर आहार में शामिल किया जाता है. जो लोग समुद्र किनारे रहते हैं, तो मछली को पाला जाता है, उनका प्रजनन कराया जाता है और बाद में उनको सेल कर दिया जाता है ना. और लोग उनको परचेज करते हैं फॉर अपने फूड पर्पज से. तो यहां पर मछली पालन, उनका प्रजनन कराना और उनको कॉमर्शियल प्रॉफिट के लिए बेचना, मछली पालन यानी कि पिसीकल्चर में काउंट होगा. नेक्स्ट है आपका एवीकल्चर. एवीकल्चर का मतलब है ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि जब भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स को हम कलेक्ट करते हैं, उनको रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनका प्रजनन कराकर उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाया जाता है और फिर उनको सेल भी किया जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स को सेल भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन भारत में अब इनको इलीगल करार दे दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं. और अगर किसी अच्छे पर्पज से भी इनका इस्तेमाल किया जाता है तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो एवीकल्चर में काउंट होती है. याद रखिएगा.
नेक्स्ट आपका रहेगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में हम कहते हैं बागवानी, जहां पर आपके गार्डन में फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सबको वहां पर उगाया जाता है और कहीं ना कहीं कॉमर्शियल पर्पस से उनको सेल भी किया जाता है। तो इसे हम लोग हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में अकाउंट करेंगे। एक बहुत बड़ा हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी बनाई गई है अमृतसर में, यह भी आपको यहां पर याद रखना चाहिए। आगे बात करेंगे फ्लोरिकल्चर की। फूलों का उत्पादन, फ्लावर्स का प्रोडक्शन, और फ्लावर्स को हम लोग जितने भी हमारे ओकेजन होते हैं, चाहे वो मैरिज ओकेजन हो, पार्टी ओकेजन हो, या दूसरे जो हमारे इवेंट्स होते हैं, वहां पर फूलों का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो शहरी क्षेत्रों में इन सभी डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए फूलों का जो उत्पादन किया जाता है उसे फ्लोरिकल्चर का नाम दिया जाता है, यानी कि फूलों की खेती। जिस तरह से गेहूं उत्पादन के लिए गेहूं की खेती होती है, उसी तरह से फूलों की भी खेती होती है और इनको कॉमर्शियल पर्पस से यूज किया जाता है। पौधों को बेचा जाता है, फूलों को बेचा जाता है और लोग परचेज करते हैं। तो फूलों की खेती, फ्लावर से याद रखिएगा, फ्लोरिकल्चर। ओके। नेक्स्ट है आप सभी के सामने फंगी कल्चर। फंगी कल्चर की बात करें तो जो मशरूम होता है, जिन्हें हम और आप बड़ा ही लजीज तरीके से खाते हैं, हमारे आहार का हिस्सा होता है मशरूम। तो मशरूम को उगाना, क्योंकि मशरूम एक बहुत ही नम एरिया में उगाया जाता है और मोस्टली ऐसे एरियाज में मशरूम का प्रोडक्शन होता है जहां पर सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की जो धूप है, वो नाक के बराबर आती है। तो जो भी गहरी माइंस होती हैं, खदानें होती हैं जो कि जमीन के अंदर होती हैं, ठीक है, वो किसी काम की नहीं रही तो उनको लीज पर ले लिया जाता है, किराए पर ले लिया जाता है और फिर वहां पर मशरूम का उत्पादन होता है। गहरी अंधेरी गुफा के अंदर मशरूम सन जो रेज हैं उन तक नहीं पहुंचती, वहां पर बिल्कुल नमी में उगाया जाता है। एक तरह का फंगस होता है, इसीलिए इसे कहते हैं अब फंगी कल्चर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सेरीकल्चर। जैसे कि यहां पर लिखा है, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क। सिल्क यानी कि रेशम, रेशम का उत्पादन। रेशम का उत्पादन होगा, रेशम के धागों का उत्पादन होगा, तो उससे रेशम के कपड़े भी बनाए जाएंगे जिन्हें हम और आप बड़े ही शान से पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं रेशम के कीड़े को पाला जाता है, फिर उसके कोकून को इकट्ठा किया जाता है और उस कोकून से धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए रेशम का धागा तैयार होता है, जिससे रेशम के कपड़े तैयार होते हैं। तो रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, रेशम इकट्ठा किया जाता है और फिर कपड़े बनाए जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं सेरीकल्चर। एक बात हमें और याद रखनी है कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो केवल शहतूत की पत्तियों पर ही अपने अंडे देता है, जिससे कोकून बनते हैं और शहतूत की पत्तियों को ही रेशम का जो कीड़ा होता है वो खाता है। तो अगर हमें सेरीकल्चर करना है या रेशम के कीड़ों का पालन करना है तो कहीं ना कहीं शहतूत की पत्तियों की रिक्वायरमेंट भी आ जाएगी, क्योंकि रेशम के कीड़ों को जिंदा रखना है, उनका पेट भरना है भाई। तो भाई जो भी व्यक्ति या जो भी पर्सन या जो भी कंपनी या जो भी किसान जो शहतूत की पत्तियां हैं या शहतूत के पौधों को उगाता है और उनको एक तरह से बेचता है मार्केट में, तो ये मोरीकल्चर में काउंट होता है, यानी कि शहतूत की खेती। और इन पत्तियों को इकट्ठा करके उन पर्सन को दिया जाता है जो सेरीकल्चर करते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जो लोग सेरीकल्चर करते हैं वही लोग मोरीकल्चर भी करते हैं, ताकि उन्हें शहतूत की पत्तियों पर किसी दूसरे व्यक्ति, संस्था, ट्रस्ट या दूसरे किसी किसान या फार्म पर डिपेंड ना रहना पड़े। नेक्स्ट, वर्मीकल्चर की बात करें तो जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं यानी कि केंचुए होते हैं, तो इसको केंचुओं को पालने की जो प्रोसेस होती है, केंचुआ पालन जिसे हम कह सकते हैं, वो कहलाती है वर्मीकल्चर। नाम से आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं, अर्थ वॉर्म्स, तो वॉर्म्स से वर्मीकल्चर। अब देखिए केंचुओं को क्यों पाला जाता है। खेतों की उर्वरता यानी कि जो फील्ड्स होती हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स होती हैं, उनकी जो फर्टिलिटी है, उनकी जो उपजाऊपन है, उसको बनाए रखने के लिए केंचुआ काफी जरूरी होता है। इनको किलो के भाव में खरीदा जाता है और खेतों में छोड़ दिया जाता है और केंचुआ मिट्टी खा खाकर मिट्टी को उर्वर बनाता है, फर्टाइल बनाता है। और केंचुओं को पाला इसलिए भी जाता है और इनको बेचा इसलिए भी जाता है क्योंकि जो लोग मछुआरे समुद्र में जाते हैं वो चारे के तौर पर मछलियों को पकड़ने के लिए केंचुए का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इनको पालना एक बड़ी कॉमर्शियल एक्टिविटी है, लोग इनका पालन करते हैं, वर्मीकल्चर इसको कहा जाएगा, यह भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट, मोनोकल्चर की बात करें तो जैसा यहां पर लिखा है, प्रोड्यूसिंग अ सिंगल क्रॉप इन अ फील्ड एट अ टाइम, यानी कि पूरे खेत में, पूरी एग्रीकल्चरल फील्ड में एक ही फसल का एक ही समय में प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो इसे कहा जाएगा मोनोकल्चर। एक समय में एक ही फसल का उत्पादन पूरी फील्ड में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मोनोकल्चर, दैट इज कॉल्ड मोनोकल्चर। नेक्स्ट इज पॉलीकल्चर। अब अगर एक ही समय में एक ही फसल को उगाया जा रहा है तो वो मोनोकल्चर हुआ, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही खेत में
एक से ज्यादा फसलों को एक ही समय में उगाया जा रहा हो, यानी कि एग्रीकल्चर यूजिंग मल्टीपल क्रॉप्स इन द सेम स्पेस, एक ही स्थान पर बहुफसलीय कृषि, यानी कि अलग अलग तरह की आप वहां पर देख सकते हैं फसलों को उगाया गया है। जैसा कि आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में आप अलग अलग तरह के फसलों के पैटर्न को यहां पर देख रहे हैं। तो किसान किसी एक फसल पर नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पर डिपेंड होता है, उनको उगाता है और मार्केट में सेल करता है। तो इस प्रोसेस को, इस कल्चर को कहा जाएगा आपका पॉलीकल्चर। नेक्स्ट, विनीकल्चर। ध्यान से समझिएगा, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स फॉर वाइन मेकिंग। एक और आता है विटीकल्चर, दोनों मिलते जुलते नाम है, विनीकल्चर एंड विटीकल्चर। पहले बात करते हैं विनीकल्चर की। अगर ग्रेप्स को यानी कि अंगूरों को प्रोड्यूस किया जाता है, उनको उगाया जाता है और उनको सेल किया जाता है केवल और केवल वाइन मेकिंग के लिए, तो यह प्रोसेस कहलाएगी विनीकल्चर। अंगूरों की खेती अगर वाइन बनाने के लिए की जा रही है तो ये विनीकल्चर कहलाएगी, और अंगूरों की खेती मार्केट में एज अ फ्रूट उसको सेल करने के लिए की जा रही है तो वो विटीकल्चर कहलाएगी। यानी कि अंगूरों का जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उसका पर्पस यह है कि इन अंगूरों को बाजार में बेचना है फ्रूट्स के तौर पर लोगों को, आम पब्लिक को, तो वो विटीकल्चर कहलाएगा, अंगूरों की खेती विटीकल्चर कहलाएगी। लेकिन अगर अंगूरों की खेती का उद्देश्य एक ही है कि उसे किसी ऐसी फर्म को सेल किया जाना है, या कोई ऐसी फर्म खुद अंगूरों की खेती करती है, रॉ मटेरियल के तौर पर अंगूरों को कलेक्ट करके केवल और केवल वाइन मेकिंग में इस्तेमाल करती है, तो दैट इज कॉल्ड विनीकल्चर। याद रखिएगा दोनों डिफरेंस को। ओके, नेक्स्ट इज हेलीकल्चर। ठीक है, फार्मिंग और राइजिंग ऑफ स्नेल्स। तो जो आपके घोंगे होते हैं, ठीक है, तो घोंगों की खेती या घोंगों का जो पालन पोषण है वो करना। जैसे कि आप यहां पर इमेज में देख रहे हैं, घोंगा क्या होता है, स्नेल्स क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो इनका भी प्रजनन करा के इनकी भी संख्या बढ़ाई जाती है। अब इनका इस्तेमाल सर कहां किया जाता होगा, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नॉन वेजिटेरियन जो आपके फूड्स होते हैं उनमें स्नेल्स यानी कि घोंगों को खाया जाता है, लोग चाव से इनको खाते भी हैं। तो उन रेस्टोरों में या उन तरह की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कोई ऐसा देश है, कोई ऐसी कंट्री है जहां पर ना के बराबर एग्रीकल्चर होता है, काफी छोटा कंट्री है और केवल वो समुद्र के आसपास के एरिया पर ही डिपेंड है, एक आइलैंड है छोटा सा, और वहां के लोग केवल समुद्री जीवों पर ही निर्भर है क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड ना के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में वहां के कुछ लोग घोंगों का भी प्रजनन करा के उनको सेल कर सकते हैं, वो लोग वहां पर हेली कल्चर कर सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मरीकल्चर। मरीन से बना हुआ है मरीकल्चर, मरीन का मतलब समुद्र हो जाएगा। ओशियन फार्मिंग भी आपको लिखा हुआ है, यानी कि महासागर में खेती। सर ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कि आप यहां पर इमेज में देख रहे हैं, बड़े बड़े जालों के माध्यम से यहां पर जो समुद्री जीव हैं या कुछ ऐसे समुद्री पौधे हैं जो केवल समुद्र के पानी में ही ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको यहां पर इन जालों के माध्यम से प्रोड्यूस किया जाता है। कई महीनों तक उनको इन जालों में रखा जाता है क्योंकि समुद्र पानी में, समुद्री पानी में, नमकीन पानी में वो और ग्रो करते हैं। समझ आ रहा है? तो इसी वजह से इन बड़े बड़े जालों में उनको रखा जाता है ताकि दूसरे भी जीव जंतु उनको ना खा जाएं। तो समुद्र के पानी के अंदर खेती होती है, जीव जंतुओं को भी पाला पोसा जाता है, उनका भी पालन होता है, समुद्री जो भी वनस्पतियां हैं उनको भी यहां पर प्रोड्यूस किया जाता है। दैट इज कॉल्ड मरीकल्चर। मरीन से याद रखिएगा। ओके, सो आज के इस एग्रीकल्चर के लेक्चर में दोस्तों मित्रों केवल इतना ही, क्योंकि आज हमने ये जाना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होती हैं, रबी, खरीफ और जायद, कब से कब उनका समय होता है और कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में काउंट होती हैं, चाहे रबी की बात करें, खरीफ की बात करें और जायद की बात करें। इसके बाद हमने कल्चर के बारे में भी जाना, कितनी अलग अलग तरह की खेतियां होती हैं वो भी हमने यहां पर समझ लिया है। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद। सो एग्रीकल्चर के इस लेक्चर में हमने जाना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, रबी, खरीफ और जायद, और कौन कौन सी फसलें इन अलग अलग फसलों की कैटेगरी में काउंट होती हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर में हमने यह भी जाना कि अलग अलग कल्चर कौन कौन से होते हैं, किस तरह की खेती को क्या कहा जाता है, किस तरह के कीड़ों के पालन को क्या कहा जाता है। एग्जाम में एक नए कल्चर के बारे में आपसे जरूर पूछेगा। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।